हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। आज हम जो क्वेश्चन हल करेंगे वो क्वेश्चन हमारा बिहार या स्टेट हिंदी परीक्षा का प्रश्न पत्र होगा, जो हमारा इससे पहले एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है और हमारा बिहार या स्टेट होने वाला भी है। इसलिए मैं उन सारे क्वेश्चनों को करवाऊंगी जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे और उनका पूरा व्याख्या भी करूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है। हमें बताना है कि पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है, कौन सी संधि है। तो देखिए पीताम्बर शब्द जो है इसमें इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो पीताम्बर शब्द में संधि विच्छेद होगा पीत धन अंबर। क्या होगा? पीत धन अंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इज राइट आंसर। अगर हमसे पूछे कि इसमें कौन सी संधि है तो देखिए पीताम्बर शब्द में दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इज राइट आंसर। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? तो पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नाविक शब्द का संधि विच्छेद है। हमें बताना है कि नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। नौ प्लस इक, ना प्लस विक, नावी प्लस क या न प्लस अविक। तो देखिए नाविक शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? नौ प्लस इक। क्या होगा? नौ प्लस इक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज राइट आंसर। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें अयादी संधि है। कौन सी संधि है? अयादी संधि है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नाविक शब्द का संधि विच्छेद होगा 9 प्लस इक। इसमें कौन सी संधि है? तो अयादी संधि है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद है। हमें बताना है कि प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वो होगा प्रति प्लस एक। क्या होगा? प्रति प्लस एक। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें संधि है गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन शब्द के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन शब्द मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वो हमारा क्या होता है? व्यंजन संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यंजन संधि कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। व्यंजन संधि का एक उदाहरण है जैसे उत प्लस चारण। क्या हो जाएगा? उच्चारण। इसमें कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए अगर स्वर के साथ स्वर या व्यंजन मिले तो स्वर संधि होगा, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन मिले तो व्यंजन संधि होगा। अगर विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है तो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसका एक उदाहरण है जैसे निह प्लस रव। तो क्या हो जाएगा? नीरव। मन प्लस रथ। क्या हो जाएगा? मनोरथ। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए जिस पद का या जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। यहाँ क्या रहेगा? अव्ययी भाव। क्या रहेगा? अव्ययी भाव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। या हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अव्ययी समास में पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चतुरानन शब्द में कौन सा समास है। तो चतुरानन शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि या अव्ययी भाव। तो देखिए चतुरानन में जो समास होगा
वो क्या होगा? वो होगा बहुव्रीहि। क्या होगा? बहुव्रीहि। क्यों? क्योंकि चतुरानन का जब हम समास विग्रह करेंगे तो वो होगा चार हैं आनन जिसके, अर्थात ब्रह्मा। आनन मतलब क्या होता है? मुख। तो चार हैं आनन जिसके, किसको? अर्थात ब्रह्मा। बहुव्रीहि समास जो होता है उसमें न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, उसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है। क्या होता है? कोई अन्य पद प्रधान होता है। किसमें? बहुव्रीहि समास में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतिकूल शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास। तो देखिए अभी हमने बताया कि जिसका पहला पद प्रधान हो या जिसका पहला पद अव्यय हो उसमें कौन सा समास होगा? तो अव्ययी भाव समास होगा। उसी प्रकार प्रतिकूल में जो प्रति है ये क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। प्रतिकूल में अव्ययी भाव समास है। इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? कुल के अनुसार। क्या होगा? कुल के अनुसार। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, देव जो महान है किस समास का उदाहरण है? ये क्या दिया गया? समास विग्रह। देव जो महान है। तो देखिए हमने इससे पहले जो समास का क्लास करवाए हैं उसमें हमने बताया है कि जिस भी समास विग्रह में जो शब्द आ जाए वहां हमारा कर्मधारय ही होगा। क्या होगा? कर्मधारय समास ही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। देव जो महान है यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए हमने बताया है कि उपसर्ग जो होता है वो हमेशा शब्द के क्या होता है? पहले जुड़ता है। क्या है? पहले जुड़ता है और अर्थ में क्या करता है? परिवर्तन कर देता है। अर्थ में क्या करता है? परिवर्तन कर देता है। तो सपूत शब्द में क्या होगा? स उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए उपसर्ग जो है वो हमेशा शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो है वो हमेशा शब्द के बाद लगता है। तो देखिए इक प्रत्यय, क प्रत्यय, जिक प्रत्यय या इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक शब्द में जो प्रत्यय लगा है वो लगा है इक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, परिजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए अभी हमने बताया कि उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगता है। तो परिजन शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो वो होगा परि। क्या होगा? परि। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्या होगा? परि प्लस जन। क्या हो जाएगा? परिजन। क्या हो जाएगा? परिजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से न्याय का विलोम शब्द है? अचल, अज्ञान, अन्याय या इंसाफ। तो न्याय का विलोम क्या होगा? तो न्याय का विलोम होता है अन्याय। क्या होता है? अन्याय। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगर हमसे अचल का विलोम पूछे तो चल होगा, अज्ञान का विलोम पूछे तो ज्ञान होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वर्ड, शब्द, क्रिया या वाक्य। तो देखिए शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, आजकल आप कल कहाँ गए थे? किस वाक्य का उदाहरण है? यहाँ स रहेगा। किस वाक्य का उदाहरण है? निषेधवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक या फिर संकेतवाचक। तो आप कल कहाँ गए थे, ये कैसा वाक्य है? ये है प्रश्नवाचक वाक्य।
इसमें क्या है, पूछा गया है कि आप कल कहाँ गए थे। इसमें क्या है, प्रश्न किया गया है, प्रश्न किए जाने का बोध हो रहा है। तो इसमें कौन सा वाक्य होगा, तो प्रश्नवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए। प्राण निकल गया, लता मेरी लड़की है, मुझे घर जाना है, या वह छत पर से गिर गया। तो देखिए शुद्ध वाक्य जो है वो है ऑप्शन नंबर 3। क्या है, ऑप्शन नंबर 3, मुझे घर जाना है, प्राण निकल गया है रहेगा। ये वाक्य क्या है, अशुद्ध है। लता मेरी लड़की है, या क्या है, तो यहाँ क्या होगा, मेरी लड़की लता है और वह छत से गिर गया। तो ये सब क्या है, अशुद्ध है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, मुझे घर जाना है। ये वाक्य क्या है, शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं, 3, 2, 5 या 6। तो कर्म के अनुसार क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन से, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक किसे कहते हैं, तो जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। या जिसमें कर्म का होना न पाया जाए उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसमें कर्म का होना पाया जाए उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, कर्म कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का। कौन कौन सा, सकर्मक और अकर्मक। अगला क्वेश्चन है, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो देखिए मैं चारों का डिटेल करती हूँ। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास जो होता है उसका समास विग्रह करने पे जो चिन्ह आता है। बहुब्रीहि समास में पहला पद न दूसरा पद, दोनों पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। मैंने सभी का डिटेल कर दिया और राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, तत्पुरुष समास। क्या होगा, तत्पुरुष समास। जैसे रसोई घर, रसोई घर में घर क्या है, घर क्या है, प्रधान है। रसोई घर, तो देखिए रसोई के लिए घर, तो घर क्या है, प्रधान है, तो उत्तर पद ही प्रधान हुआ। तो राइट आंसर क्या होगा, अगर हमसे पूछे कि रसोई घर में कौन सा समास है तो वो होगा ऑप्शन नंबर 1, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही है। दाता दानी, भेड़ बकरी, लेखक कवि या ब्राह्मण ब्राह्मणी। तो देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 4, ब्राह्मण और ब्राह्मणी। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, क्योंकि हमसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पूछा था। लेखक और कवि दोनों क्या है, दोनों पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, सुंदरतर, सुंदर या सुंदरतम। तो कौन सा हमारा सही है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। शब्दों की अवस्थाओं का क्रम है। अगर हमसे पूछा जाए कि विशेषण या अवस्था के जो शब्दों का क्रम होता है कौन कौन सा, तो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था जो है वो है सुंदर, उत्तरावस्था जो है वो है सुंदरतर, और उत्तमावस्था जो है वो है सुंदरतम, जिसको इंग्लिश में हम फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कहते हैं। वही क्या है, वही है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, दिन कटना मुहावरे का अर्थ है दिन बीतना, रात बीतना, शाम बीतना या समय बीतना। तो दिन कटना मुहावरे का अर्थ जो है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, समय बीतना। क्या होगा, समय बीतना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4।
अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मुहावरा किसे कहते हैं, तो देखिए, जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, यानी कि प्रतिबद्ध हो जाता है, तो उसे ही मुहावरा कहते हैं। उसे क्या कहने लगते हैं? मुहावरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बगल में छोरा नगर में ढिंढोरा, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? नगर में छोरा गुम हो जाना, नगर में शोर मचाना, नगर में घूमना, या वस्तु के पास होने पर भी चारों ओर उसे ढूंढना। तो देखिए, बगल में छोरा नगर में ढिंढोरा लोकोक्ति का सही अर्थ है, वस्तु के पास होने पर भी चारों ओर उसे ढूंढना। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, घोड़े बेचकर सोना, मुहावरे का क्या अर्थ है? बेफिक्र होना, फिक्रमंद होना, घोड़े बेचकर सोना खरीदना, या चिंतित होना। तो देखिए, घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ होता है बेफिक्र होना। क्या होता है? बेफिक्र होना। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आस्तीन का सांप मुहावरे का क्या अर्थ है? घर में सांप निकलना, कपटी मित्र, सच्चा मित्र, या सांप मारना। तो देखिए, आस्तीन का सांप जो होता है मुहावरे का अर्थ वो होता है कपटी मित्र। क्या होता है? कपटी मित्र, यानी कि हमारे साथ रहकर भी क्या होता है? हमारे साथ छल करे, उसे ही कहते हैं आस्तीन का सांप। अगला क्वेश्चन है, कांटा निकलना मुहावरे का क्या अर्थ है? बाधा उत्पन्न होना, कांटा चुभना, मायूस होना रहेगा, सोना नहीं, मायूस होना, और बाधा दूर होना। तो देखिए, कांटा निकलना मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या होगा? बाधा दूर होना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का क्या अर्थ है? चादर ओढ़कर सोना, चादर से पैर ढकना, या कंजूस होना, या आय से अधिक व्यय करना। तो देखिए, चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ होता है आय से अधिक व्यय करना, यानी कि जितना हम कमाते हो उससे अधिक खर्च करें, तो उसे क्या कहते हैं? चादर से बाहर पैर पसारना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, आसन डोलना। क्या है? आसन डोलना मुहावरे का क्या अर्थ है? भूकंप आना, सुनामी आना, धैर्यवान बनना, या विचलित होना। तो देखिए, आसन डोलना जो मुहावरे का सही अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर 4, विचलित होना। क्या होगा? विचलित होना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? शुभ नक्षत्र आ गया, संतोष को क्षमा कर दो, यमुना का पानी गंदा हो गया है, या शाम को सब्जी लेने जाना है। तो हमसे क्या पूछा? अशुद्ध। तो वो है ऑप्शन नंबर 2। क्यों? क्योंकि ये जो क्षमा है ये क्या है? अशुद्ध है। क्षमा हमारा कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? रेडियो की उत्पत्ति किसने की? हमारे देश के लोग मेहनती हैं, कुछ लोग, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे बाजार जाना है। तो देखिए, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो वो है ऑप्शन नंबर 1। क्यों? क्योंकि इसका जो शुद्ध होगा वो होगा रेडियो का आविष्कार किसने किया। उत्पत्ति नहीं होता, रेडियो की उत्पत्ति नहीं, वो जमीन से नहीं निकला है, वो क्या है? उसको आविष्कार किया गया, उसकी खोज की गई है। तो ये क्या होगा? ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? किसान के खेत में जंगली जानवर आ गए, हमारे देश में लोग मेहनती हैं, वह हाथी पागल हो गया है, या खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। तो देखिए, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा? तो वह होगा गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह खाना खाएगा, उसने जैसा किया है मैं नहीं कर सकता, विद्यालय में दाएं बड़ा सा मैदान है, या भिखारी को थोड़े चावल दे दो। तो देखिए कौन सा हमारा अशुद्ध है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3। क्यों? क्योंकि इसका शुद्ध होगा विद्यालय के दाईं ओर बड़ा सा मैदान है। ये वाक्य पढ़ने में क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। विद्यालय में दाएं बड़ा सा मैदान है, इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा विद्यालय में दाईं ओर बड़ा सा मैदान है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है, पेड़ पर कोयल कूक रही थी, वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, या मैं गाने का रियाज कर रहा हूं। तो देखिए जो क्या है अशुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर 3, वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। शुद्ध क्या होगा? वह बहुत जल्दी लौट आया। क्या होगा? वह बहुत जल्दी लौट आया। जब लौट आया तो इसका मतलब वापस और लौट आना दोनों साथ में प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, कौन पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है? संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, समास पदबंध या विशेषण पदबंध। तो हमें बताना है कि पदबंध के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है। तो समास जो है वो पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है। पदबंध के अंतर्गत कितने आते हैं? तो वो है 5। कौन कौन से? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। कितने होते हैं? 5। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि समास पदबंध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, अब दरवाजा खोला जा सकता है, इसमें कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, सर्वनाम या क्रिया विशेषण। तो देखिए अब दरवाजा खोला जा सकता है वाक्य में जो रेखांकित शब्द है उसमें कौन सा पदबंध है? तो वो है ऑप्शन नंबर 2, क्रिया पदबंध। क्या है? खोला जा सकता है, वो क्या है? क्रिया करना। तो क्या है? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, राहुल फुटबॉल खेलकर चला गया, इसमें कौन सा पदबंध है? जो अंडरलाइन किया गया है हमें उसी में बताना है कि कौन सा पदबंध है। क्रिया, क्रिया विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम। तो देखिए इसमें जो है वो है क्रिया। इसमें भी क्या है? खेलना क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नाव पानी में डूबती चली गई, इसमें कौन सा पदबंध है? चली गई में कौन सा पदबंध है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। तो इसमें जो है इसमें भी क्या है? क्रिया विशेषण है, सॉरी क्रिया पर पदबंध है। क्या है? क्रिया पदबंध। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है, इसमें कौन सा पदबंध है? अत्यंत आज्ञाकारी में कौन सा पदबंध है? तो विशेषण। क्या है? विशेषण पदबंध। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कुत्ते की विशेषता है। कुत्ते की क्या बताई जा रही? विशेषता बतलाई जा रही कि वो अत्यंत आज्ञाकारी है, वो अत्यंत बुद्धिमान है। उसकी क्या है? विशेषता या विशेषण बताई जा रही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, रमा से रोया नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो रमा से रोया नहीं जाता है वाक्य में भाववाच्य है। क्या है? भाववाच्य। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। भाववाच्य किसे कहते हैं? तो क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, आपने सुंदर पेंटिंग बनाई है, वाक्य में कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य, भाववाच्य या कर्मवाच्य। तो देखिए आपने सुंदर पेंटिंग बनाई है, इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा कर्मवाच्य। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म किया गया है। पेंटिंग बनाना क्या है? एक काम है, एक कार्य है जो किया गया है।
जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, और जिसमें भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। तो इसमें क्या है, सुंदर पेंटिंग बनाना, तो क्या हो गया, कर्म है, ये क्या है, एक प्रकार का कार्य है, तो वो हो गया कर्मवाच्य। अगला क्वेश्चन है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वचन, बोली, बोलने का विषय या कहावत। तो वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बोलने का विषय। क्या है, बोलने का विषय। क्रिया, देखिए वाच्य किसे कहते हैं, तो जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है, उसे ही वाच्य कहते हैं। तो बोलने का विषय जो है वही वाच्य का शाब्दिक अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, भाववाचक, यहाँ क्या रहेगा, भाववाच्य, क्या रहेगा, भाववाच्य का उदाहरण है। हमें बताना है कि इसमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। रमेश खेलता है, राजू सो गया है, बच्चा से उठा नहीं जाता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो इसमें किसको पढ़ के आपके अंदर भाव उत्पन्न हो जा रहा है, वो है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि बच्चा से उठा नहीं जाता है तो आपके अंदर क्या एक भाव उत्पन्न हो रहा है कि बच्चा से क्यों नहीं उठा जा रहा है। तो यहाँ क्या है, भाववाच्य होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सोनार गहने बनाता है, सोनार गहने बनाता है, वाक्य में कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या उपरोक्त सभी। तो सोनार गहने बना रहा है, ये क्या है, कर्तृवाच्य। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, सोनार गहना बना रहा है, तो इसमें किसका प्रधानता है, सोनार की। तो सोनार क्या है, कर्ता है, तो जब कर्ता प्रधान रहता है तो उसमें कर्तृवाच्य होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है, सीता ने झूठ कही थी, बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे, भाई बहन जा रही है, निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो जो शुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर 4, निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। ये देखिए, पहला शुद्ध करेंगे तो क्या होगा, सीता ने झूठ कहा था। दूसरा, बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा बहुसंख्यक मनुष्य आए थे, या यहाँ पर आए थे, भाई बहन जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि हमसे शुद्ध पूछा था, बाकी तीनों क्या है, अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े हैं, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता दूंगा, बहन भी सोती नींद से जाग पड़ी, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तो शुद्ध कौन है, वो है ऑप्शन नंबर 2, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, झूठी गवाही मत देना, यह काम आप पर निर्भर करता है, आपका पत्र धन्यवाद मिला, या वह हर समय मूर्खों की तरह लड़ते रहे। तो कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1, झूठी गवाही मत देना। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है, या कुछ स्थलों में ऐसा कहा गया है, यह किताब का क्या मोल है, आपका सब काम गलत है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, वो है ऑप्शन नंबर 1, हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है, ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 5 या 8। तो रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद होते हैं, हमने पहले भी बताया था, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। कौन कौन से, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य।
तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये हमने आज आपको 50 क्वेश्चन कराया। 50 क्वेश्चन मैं कल आपको कराऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारे वो 100 की श्रृंखला में पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है सभी लोग समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।